नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से आ सकें और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। भाई सभी प्रश्न एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं, पैट हो या और भी कोई एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न फंसने वाले हैं और पीछे भी फंसते आ रहे हैं सभी एग्ज़ामों में। चलिए, आशा करती हूँ आप सब लोगों ने शेयर कर दिया होगा। विचार पढ़ लेते हैं। सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ। सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ। बहुत अच्छी लाइन है ये। हर किसी को विरासत नहीं मिलती है भाई, सब कुछ नहीं मिलता। विरासत में मिल भी जाता है तो थोड़ा बहुत मिलता है। अपने लिए कुछ करने के लिए तो कई चीज़ किताबों के साथ कई रात बितानी पड़ती हैं, तब जाके कुछ हासिल होता है। विरासत में ही हर चीज़ नहीं मिलती। ज्ञान कभी विरासत में नहीं मिलता। और सच बोला जाए तो विरासत ने लोगों को बिगाड़ा है। यदि विरासत लोगों को ना मिलती होती तो इतनी बेरोज़गारी नहीं होती जितनी है। क्यों नहीं होती? क्योंकि लोगों को शुरू से ही कमाने की आदत होती, लेकिन शुरू से तो कमाने की आदत रहती नहीं है। क्योंकि भाई विरासत में मिल गई ज़मीन जायदाद अच्छी खासी, विरासत में मिल गई बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनसे ज़रूरतें पूरी होती गई। जब शुरू में ज़रूरतें पूरी हो गई तो बाद में कमा के ज़रूरत पूरी करने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। लेकिन पहले से ही आदमी कमाना स्टार्ट कर दे तो अलग बात है। पहले सरकार ने फ्री राशन बांटा लोगों के लिए, बहुत अच्छा लगा लोगों को। लेकिन जिन लोगों ने फ्री का खाया है, अब वो कमा के खाएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इनफैक्ट बहुत लोग तो ऐसे होंगे जिनकी गृहस्थी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी इस चीज़ से, क्योंकि उन्हें कमा के खाने की आदत नहीं रहेगी। भाई विरासत में देना किसी को या फ्री में देना, उससे ज़िंदगियां बेकार होती हैं, उससे बेरोज़गारी बढ़ती है, कम नहीं होती। लोग कमा के खाना बंद कर देते हैं, उसी के भरोसे रहते हैं कि हमारे पास तो भाई इतना है या हमें तो फ्री का मिल रहा है, हम क्यों करें मेहनत। सही बात है, जब बनी बनाई खीर मिल रही है तो बना के कौन खाएगा भाई? बनी बनाई को ही खाएंगे सब। तो भाई विरासत ने लोगों को बहुत बिगाड़ दिया है। ज़्यादातर तो हाई कास्ट के लोगों को बिगाड़ा है, क्योंकि जब विरासत में इतनी सारी चीज़ मिल गई हैं, मेहनत उन्होंने कभी की नहीं है, ना करना चाहते। छोटा काम कभी करेंगे नहीं, क्योंकि भैया तुम्हें पता ही है क्यों नहीं करेंगे छोटा काम। बड़ा काम उन्हें मिलेगा नहीं, इस वजह से क्या है, ज़िंदगी बेकार होनी है फिर उनकी। चलिए, आप किताबों के साथ रात बिताइए ताकि इस विरासत का आप इंतज़ार ना करें। ठीक है, सब कुछ आपको अपनी मेहनत से मिले, ऐसे बनिए आप। चलिए चलते हैं अब प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। चलिए, हर रोज हमें जब हम सुबह उठते हैं तो खुद से एक निर्णय लेना चाहिए, एक बात बोलनी चाहिए कि भाई हमें आज कुछ हासिल करना है। कुछ, जब हम शाम को सोएं, रात को सोएं, तो कुछ सीख कर सोना है, बिना सीखे नहीं सोना है। और रात को जब सोएं तो ये सोच के सोना है, ये देखना है, ये एनालिसिस करना है कि हमने क्या सीखा है, आज कुछ सीखा या नहीं सीखा, तो आपको अच्छा लगेगा। एक दिन आप खुद को बेकार बताएंगे कि रात में सोते वक्त कि यार हमने कुछ नहीं सीखा, लेकिन अगले दिन खुद ही आपको लगेगा भाई सीखना चाहिए कुछ। चलिए, जवान जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यदि यहाँ पे जवानी होता तो भाववाचक संज्ञा होती। ठीक है, बालक जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है।
सुंदर एक विशेषण शब्द है, यदि इसमें ता प्रत्यय लगा देते हैं तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा ये फिर भी नहीं बनेगी। विशेषण शब्द है, वैसे इसमें ता प्रत्यय लगा देंगे तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। सी ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा वरिष्ठ का पर्यायवाची है। जल्दी से बताइए, वरिष्ठ का पर्यायवाची शब्द है बड़ा, श्रद्धेय, पूजनीय या श्रेष्ठ। क्या होता है वरिष्ठ शब्द का पर्यायवाची? चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? श्रेष्ठ नहीं होगा, पूजनीय नहीं होगा, श्रद्धेय नहीं होगा, क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा, बड़ा। वरिष्ठ बड़े को कहते हैं भाई। ठीक है, आप सोच रहे होंगे पूजनीय भी होता है जब बड़ा होगा। बड़ा है तो पूजनीय नहीं होगा। पूजनीय तो भगवान होते हैं, इंसान पूजनीय नहीं होते हैं। यदि होते भी हैं तो इस वरिष्ठ के अर्थ में नहीं आते वो। ठीक है, वरिष्ठ के अर्थ में बड़ा आता है। श्रेष्ठ क्या होता है? ऐसे गुरु पूजनीय होते हैं, लेकिन वो वरिष्ठ के अर्थ में नहीं आते। कुछ लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि इंसान बहुत गुरु होते हैं, वो पूजनीय होते हैं, लेकिन वो वरिष्ठ के अर्थ में नहीं आते। ठीक है, श्रेष्ठ का अर्थ होता है सज्जन, शालीन, सौम्य या सभ्य। ये वरिष्ठ के अर्थ में नहीं आता। पूजनीय और श्रद्धेय ये एक बात है, दोनों एक के ही पर्यायवाची हैं दोनों। ये आराध्य के लिए बोला जाता है, अर्चनीय के लिए बोला जाता है, या मान्य के लिए बोला जाता है। ठीक है, वरिष्ठ के लिए नहीं बोला जाता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा मैं काम से जा रहा हूँ। इसमें हमें कारक बताना है। कौन सा कारक है? करण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आजकल कारक विभक्ति पूछने का तरीका बदल गया है। वाक्य में प्रयोग करके कारक विभक्तियाँ पूछी जाती हैं प्रश्न में, जिससे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हम रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? करण कारक की विभक्ति भी से है, अपादान कारक की विभक्ति भी से है, संप्रदान कारक की विभक्ति के द्वारा है, कर्म कारक की विभक्ति को है। अब हम देखेंगे कि यहाँ से आ रही है, मैं काम से जा रहा हूँ, दो में से आ रही है। एक बात ध्यान देनी है, अपादान कारक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अलगाव नहीं हो रहा है, काम से जा रहा है। यहाँ काम माध्यम है भाई, माध्यम है। काम के द्वारा या काम से जा रहा है, वो काम ही तो माध्यम है उसके जाने का। जहाँ माध्यम हो से, वहाँ करण कारक होता है, अपादान नहीं होता। अपादान तो अलगाव में होता है, जहाँ अलग हो रही हैं दो चीज़, वहाँ पे अलगाव होता है। यहाँ काम माध्यम है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये हमें बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। लाघव चिन्ह या संक्षिप्त चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम या कोष्टक। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? कोष्टक नहीं होगा भाई, अर्धविराम, अल्प विराम ये सब आप जानते ही हैं। लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह होगा। एक बात ये देख लेते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं आती है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम देना है तो भाई हिंदी तो थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं है, आपको ज्ञाता बनने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना पढ़ लीजिए कि आप एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम क्रॉस कर लें। ठीक है, हर सब्जेक्ट का हर इंसान ज्ञाता नहीं होता है। चलिए, अब ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, तो ये देख लेंगे लाघव चिन्ह कहते किसे हैं। वैसे लिखा हुआ है संक्षिप्त चिन्ह यहाँ पे, लेकिन एक बार चिन्ह को प्रयोग करके देख लेते हैं, शायद जल्दी समझ में आ जाए। जैसे एक शब्द होता है पंडित, पंडित को हम ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। ये जो
इसके आगे ज़ीरो बनाते हैं, इसका मतलब है ये लाघव चिन्ह है। ठीक है, लिखते हैं हम डॉक्टर, डॉक्टर के आगे एक ज़ीरो सी लगा देते हैं, ये लाघव चिन्ह होता है। ठीक है, इसका यदि ये किसी शब्द को आधा लिख के और ये ज़ीरो लग रही है तो समझो ये शब्द आगे को भी है। ठीक है, चलिए, संक्षिप्त रूप लिखा हुआ है उस शब्द का, मतलब ये है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, यह किस तरह का वाक्य है? मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, यह किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा होगा इसका आंसर। चलिए, सरल वाक्य नहीं होगा भाई। संदेहवाचक क्यों नहीं होगा? क्योंकि मालिक, यदि ऐसे होता मालिक ने कहा कि कल शायद छुट्टी रहेगी तो इसमें संदेहवाचक होता, लेकिन मालिक ने शायद नहीं लगाया है, मालिक ने तो सीधा ही कहा है कि कल छुट्टी रहेगी। भाई कन्फर्म है, छुट्टी है ही कल, शायद नहीं लगा हुआ है, पक्का पता है। तो यहाँ क्या है? ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, क्यों मिश्र वाक्य है? संयोजक चिन्ह की से जुड़ा हुआ है, कि जो जितना उतना, क्योंकि जैसा वैसा, ये सब संयोजक चिन्ह मिश्र वाक्य में आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द सर्वनाम है? सर्वनाम शब्द बताना है, कौन सा है? कीमती है, क्रोध है, तुम्हारा है या उठाना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, प्रश्न अच्छा है। चलिए, आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? कीमती नहीं होगा, ये संज्ञा है भाई। क्रोध नहीं होगा, ये भाववाचक संज्ञा है। उठाना नहीं होगा, ये क्रिया है। सी ऑप्शन हमारा सही है। तुम्हारा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष का है उदाहरण। इसे श्रोता भी कह सकते हैं, सुनने वाला। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? चरणों में, यति में, दोनों में ही, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? कोई भी छंद है वो चरणों और यति दोनों में विभक्त होता है भाई। ठीक है, दोनों में विभक्त होता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चरण आप जानते ही हैं क्या होता है, यति क्या होता है ये मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जहाँ कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है उसे यति कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा, तरनी, तरुजा, तट, तमाल, तरुबर, बहुछाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बहुत आसान प्रश्न है और कितनी बार एग्जाम में आया है। प्रश्न पढ़ के ही पता चल गया है भाई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की इसमें जरूरत ही नहीं है, प्रश्न पढ़ के ही पता चल गया। तय 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 तय, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है भाई। चलिए प्रश्न है हमारा, जो काम न करना चाहे उसे क्या कहते हैं? जो काम न करना चाहे उसे क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आलसी कहते हैं, निकम्मा कहते हैं, अकर्मण्य कहते हैं, या दुष्कर कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या कहते हैं? जो काम ना करना चाहे, आलसी नहीं कहते उसे,
आलसी किसे कहते हैं? किसी काम को करने में देर जो करता है उसे कहते हैं आलसी। या तो वो देर करता हो या उस काम को करने से बचता हो, उसे कहते हैं आलसी। भाई विद्यार्थी जो हैं वो आलसी भी होते हैं। आप सब लोग आलसी होंगे मुझे पता है, क्योंकि जब पढ़ता है कोई इंसान तो वो आलसी होता है, क्योंकि जब पुस्तकों में ध्यान लगा रहता है तो काम से हम बचते हैं। हमें लगता है यार काम है कोई और ही कर ले, हम तो पढ़ ही लें। लेकिन जब काम होता है उस वक्त हमें पढ़ाई बहुत याद आती है। ऐसे लगता है हमें यार पढ़ लें, अब ये वक्त हमारे पढ़ने का है। यदि हमसे कोई घर में काम के लिए बोल दे, हम बड़ी जल्दी कहते हैं यार हम पढ़ रहे हैं ना, काम खुद कर लो। मतलब हमें लगता है काम से बचना चाहिए, उस काम को कोई हमें काम बता देगा, उस काम को बहुत देर में करेंगे हम। तो भाई जो विद्यार्थी होते हैं वो आलसी होते हैं। भाई मैं तो हूँ आलसी, इसलिए बता रही हूँ, पर आलसी होना नहीं चाहिए। चलिए अब निकम्मा क्या होता है ये देख लेते हैं। बिना काम का, जो किसी काम का नहीं है उसे निकम्मा कहते हैं। मम्मी की फेवरेट गाली, सबकी मम्मी की, मेरी की नहीं है भाई। चलिए दुष्कर क्या होता है देख लेते हैं। कष्टदायक को दुष्कर कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। जो काम ना करना चाहे उसे अकर्मण्य कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाई जल्दी से एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। प्रश्न है हमारा, प्रथम आने की कौन कहे उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, संयुक्त वाच्य है। प्रथम आने की कौन कहे उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती, कैसा वाक्य है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? प्रथम आने की कौन कहे उससे परीक्षा भी पास नहीं की जाती। कृतवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है, भाववाच्य नहीं है, डी ऑप्शन सही है, संयुक्त वाच्य है। ठीक है, संयुक्त वाच्य है ये। दो वाक्य जुड़े हुए हैं इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, हरिवंश राय बच्चन को, मैथिली शरण गुप्त को या हरिऔध को? जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई, कौन है जिन्हें प्रबंध शिरोमणि की उपाधि दी गई है? अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है भाई, सी ऑप्शन सही है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? मैथिली शरण गुप्त को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय शब्द दिया हुआ है और पूछा है कौन सा समास है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है? आंसर ले लेते हैं भाई। सबसे पहले इसका विग्रह करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन सा समास है। नीली है जो गाय, वो क्या है? नीलगाय। नीली है जो गाय, गाय की विशेषता है कि वो नीली है। क्या है? नीली है। तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए जहाँ विशेषण विशेष से होते हैं वह कर्मधारय समास होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, स्मरण का विलोम है। स्मरण का विलोम क्या है? भूलना है, अस्मरण है, विस्मरण है या सुस्मरण है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, क्या होगा आंसर इसका? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? स्मरण का विलोम भूलना नहीं होगा भाई, सी ऑप्शन सही है हमारा, विस्मरण होगा। ठीक है, स्मरण याद करना और विस्मरण भूल जाना। ए ऑप्शन भूल जाना यदि ऐसा दिया हो तो उसका विलोम याद करना होगा, लेकिन यदि स्मरण लिखा हुआ है तो विस्मरण ही होगा। ठीक है, सुस्मरण किसे कहते हैं? फिर से याद करना किसी चीज़ को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना।
सबसे अलग रहना, अनर्गल बातें करना, अपने ही कार्य में लगे रहना, स्वयं पाकी होना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर। सबसे अलग रहना, अनर्गल बातें करना, अपने ही कार्य में लगे रहना या स्वयं पाकी होना। क्या होगा आंसर? अपनी खिचड़ी अलग पकाना। आंसर क्या है? ये ऑप्शन सही है, सबसे अलग रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाएगा, सबसे अलग ही तो रहेगा भाई वो इंसान। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है काकू का अर्थ है। काकू का अर्थ क्या है ये हमें बताना है। कौआ है, कटु है, चाचा है या व्यंग्य है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। काकू का अर्थ पूछा है हमसे, क्या है काकू का अर्थ। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। न कौआ होगा, न कटु होगा, न चाचा होगा। काकू का अर्थ व्यंग होता है। ठीक है, व्यंग होता है काकू का अर्थ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अनायास शब्द में समास है। द्विगु समास है, नैश समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा समास है। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए अनायास शब्द में कौन सा समास है। द्विगु तो होगा ही नहीं, द्वंद्व नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा। बी ऑप्शन सही है, नैश समास। ठीक है, यदि नैश समास ऑप्शन में ना हो तो अव्ययीभाव समास लगा सकते हैं। यदि ऑप्शन में ना हो तब स्थितियां होती हैं प्रश्न के आंसर चेंज करने की, स्थितियां उसके अनुकूल हों तब वो काम कर सकते हैं आप। चलिए प्रश्न है हमारा, न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का दिया। क्या दिया ये हमें बताना है। निर्देश दिया, निदेश दिया, आदेश दिया या निर्णय लिया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न अच्छा है ये भी। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का क्या दिया भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं। निर्णय नहीं होगा, आदेश भी नहीं होगा। ए ऑप्शन सही है, निर्देश। न्यायालय अपराधी की मुक्ति का निर्देश देता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। मतलब एक ही होगा जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, बाकी 3 पुल्लिंग होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऋतु, पंडित, हंस या आचार्य। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। आचार्य। आचार्य पढ़ाते थे, पढ़ाती है ऐसे हो जाएगा। पढ़ाते हैं ऐसे लिखेंगे, पढ़ाती तो नहीं लिखेंगे ना। हंस उड़ता है, उड़ती नहीं है। पंडित रामायण पढ़ते हैं, पंडित जी रामायण पढ़ते हैं, पंडित जी कथा पढ़ते हैं, पढ़ती तो नहीं है ना। ए ऑप्शन सही है हमारा। ऋतु, ऋतु आती है, कोई भी ऋतु हो वो आती है, जाती है, स्त्रीलिंग प्रयोग होता है। चलिए प्रश्न है हमारा, यह काम मैं आप कर लूँगा। पंक्तियों में आप है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। आंसर दीजिएगा भाई कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका आंसर। मैं यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप शब्द क्या है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होगा, निश्चयवाचक पुरुषवाचक कुछ नहीं होगा। मैं आपके बारे में पूछ रहा है, ये निजवाचक सर्वनाम में आता है। आप, स्वयं, खुद, ये निजवाचक सर्वनाम में आता है भाई, नोट कर लेना इसे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
प्रश्न है हमारा, वीरता का एक विशेष लक्षण है। क्या होता है वीरता का एक विशेष लक्षण? आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। वीरता का एक विशेष लक्षण क्या होता है? नयापन होता है, नकल होता है, हास्य होता है या करुणा होता है? चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा इसका आंसर? करुणा नहीं होगा भाई। यदि हम कहीं लड़ाई करने जा रहे हैं, कहीं लड़ने जा रहे हैं, कुश्ती करने जा रहे हैं, तो हम वहाँ करुणा दिखाएंगे तो कैसे काम चल जाएगा? हम लड़ लेंगे क्या सामने वाले से? यदि करुणा दिखाएंगे तो नहीं लड़ पाएंगे ना। अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे महाभारत का, तो उनके मन में दया और करुणा आ रही थी, तभी तो वो युद्ध नहीं कर पा रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश में क्या सुनाया था? उनके करुणा के भाव को खत्म किया था, तब जाके वो लड़ पाए थे। तो इसमें करुणा बिल्कुल नहीं होगा। हाथ से क्या हंसते हुए आप किसी से लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। क्या आप उसकी नकल करेंगे? उसने एक मार दिया तो आप एक ही मारेंगे? भाई दो मारो, नकल तो करनी ही नहीं है बिल्कुल भी। उसने एक मार दिया तो आप दो मारो, तभी तो होगा सही। चलिए, ए ऑप्शन सही है, नयापन। नयापन होना चाहिए वीरता में, यही एक विशेष लक्षण है। कुछ नया सीख के जाइए, तभी तो सामने वाले को आप हरा पाएंगे। वही पुरानी चीज़ें दोहराते रहोगे, पुरानी तो वो भी सीख के आया होगा, तो कैसे काम चलेगा? नयापन लाना चाहिए वीरता में, यही एक नया लक्षण है। चलिए, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है ये। आशा करती हूँ आपको सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको सेशन अच्छा भी लगा होगा। इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा भाई, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा।